दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आप प्ले लिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज देखते हैं पार्ट 2। तो देखो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। क्या दिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति चुना जाता है अनुच्छेद 64 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति चुना जाता है अनुच्छेद 64 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है अनुच्छेद 66 में। अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 66 में दिया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 67 के बारे में। उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 67 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान किया गया है 69 के तहत। फिर देख लेते हैं सबसे पहले ऊपर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। फिर देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति चुना जाता है अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई। देखो, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अगर किसी को मान लो फांसी की सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर देता है। अनुच्छेद 72 के तहत यह प्रावधान किया गया है। और यही यार राज्यपाल का है। राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता है, लेकिन सजा कम कर सकता है। ये उसका प्रावधान दिया गया है। तो आगे बताएंगे कि अनुच्छेद के तहत कि राज्यपाल के बारे में क्या दिया गया। तो याद रखना, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को उसे सजा से बिल्कुल बरी कर सकता है। यह राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 72 में दिया गया। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है अनुच्छेद 73 में। और फिर देखते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में। मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 74 में। देखो, यहाँ पे एक चीज और है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो 75 के तहत की जाती है। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन रहता है 74-75 में। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान 74 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो 75 के तहत की जाती है। और अगर पूछ लिया जाए राज्य के बारे में, देखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, तो 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आगे बताएंगे। ये याद हो गए। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में दिया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 के बारे में। मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध दिए गए अनुच्छेद 75 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। कि ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के अन्य उपबंध और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 76 के बारे में। भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के महान्यायवादी के बारे में अगर पूछ लिया है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76 के। फिर देखते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में।
राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। मतलब किस अगर पूछा किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकता है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 78 के तहत ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसको राष्ट्रपति को जानकारी दे सकता है किसी भी मामले में। तो अनुच्छेद 78 के तहत जानकारी दे सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 79 के तहत संसद के बारे में प्रदान किया गया है 79 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में दिया गया अनुच्छेद 80 के तहत, और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में दिया गया है। तो इसको याद रखना, संसद के बारे में 79, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। SRL 79, 80 और 81, इसको याद रखना। SRL के बारे में 79, 80, 81, मतलब संसद दिया गया 79 के तहत, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 85 के बारे में। संसद के सत्र, सत्रावन और विघटन कौन कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत संसद का कि सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, और उसे विघटन भी कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 75 के तहत कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है और उसे सत्रावन मतलब विघटन भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 87 के बारे में देखो, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगर पूछ लिया जाए, कई बार ये क्वेश्चन विशेष में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। देखो तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में अनुपमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। मतलब प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी किस अनुच्छेद के दे सकता है? अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के बारे में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। SRL 79, 80 और 81। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 85 के बारे में। संसद के सत्र, सत्रावन और विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। मतलब संसद का सत्र बुला सकता है और उसे विघटित भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत ये राष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है अनुच्छेद 87 में। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 87 के तहत। अब देखते हैं दोस्तों को अनुच्छेद 89 के बारे में। क्या दिया गया? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 89 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 93 में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 97 के तहत सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 97 में। मतलब सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 97 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए नेताएं, अनुच्छेद 102 में दी गई। फिर देखते हैं अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आज दिए गए। संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में अनुच्छेद 105 में दिया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक। मतलब अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। ध्यान रखना, बैठक बुला सकता है, मतलब कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। कौन? राष्ट्रपति। फिर देखते हैं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 109 में। देख लेते हैं एक बार दोबारा।
अनुच्छेद 89 में क्या दिया गया, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में प्रदान किया गया है। फिर अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निर्णयताओं के बारे में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों और मतलब संसद के सदनों, दोनों सदनों, संसद के सदनों और दोनों सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 109 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 110 के बारे में। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की विदेश परिभाषा, धन विधेयक की विदेश परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 112 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 112। फिर देखते हैं अनुच्छेद 113 संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया, संसद में प्रकलनों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई अनुच्छेद 113। फिर देखते हैं अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया अनुच्छेद 114 में। अगर पूछ ले जाए कि विनियोग विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 114 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार ये पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 124 के बारे में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्वेश्चन बनता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है, ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, 124 के तहत की जाती है। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 125 के बारे में क्या दिया गया है, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में दिया गया है। न्यायाधीशों के वेतन के बारे में अनुच्छेद 125 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई अनुच्छेद 123 में। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 113। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में दिया गया अनुच्छेद 112 और धन विधेयक की विशेष परिभाषा दी गई अनुच्छेद 110 में। तो अब ये सब आपको याद हो गए होंगे, एक बार और रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 126 के बारे में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तदर्थ मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 143 में। इसके बाद अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 148।
भारत के नियंत्रण महालय का परीक्षक के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 149, नियंत्रण महालय का परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 149 में। दोबारा देख लेते हैं एक बार। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में। मतलब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। भारत के नियंत्रण महालय का परीक्षक के बारे में दिया गया अनुच्छेद 148 में। फिर अनुच्छेद 149 में नियंत्रण महालय का परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 149 में। भारत के नियंत्रण महालय का परीक्षक याद रखना अनुच्छेद 148 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कितना अनुच्छेद 149 तक पढ़ा दिया। इसके बाद इसको एक बार रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। और जहाँ तक है आपको याद हो भी गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें।